लग चुकी है यार, मेरी जुल्फकार लग अस्सलाम चुकी है। वालेकुम। दिस इज आई एम अब्दुल्ला और आज हम एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग टू स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन इटली, जापान, ताइवान एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सरताज फ्रॉम जापान और Ikramullah from Italy and Zulfikar from Taiwan और me from Australia। तो वन बाय वन हम अपनी एक्सपीरियंस के साथ साथ बाकी सारी यानी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में हम इसको थोड़ा सा हर किसी से जानने की कोशिश करेंगे और किसी का जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वो यहाँ से आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इकरामुल्लाह से। तो आप अपनी थोड़ा जर्नी बता दें कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुई और देन आपके वहाँ पे जो स्कॉलरशिप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ है उसके हवाले से। और इकरामुल्लाह गुड एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आप उनसे भी इस तरह के कोई एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो थैंक यू यार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपके इनवाइट करने का। और अगर स्टार्ट करें तो हम सब ने एक ही स्कूल से एजुकेशन हासिल की। बेसिकली मैं खपलू से हूँ और स्कर्दू में अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद बैचलर्स मैंने मुल्तान से की है इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में, और एक साल मैंने जॉब किया। और इसके बाद मास्टर्स के लिए मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, इटली की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे रिसेंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग में मेरी मास्टर्स है। और उसके अलावा यहाँ पे एक रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, तो इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो उस बेस पे आया था मैं। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर हो गए मुझे इटली में। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट राउंड फिर आएंगे दोबारा रोटेशन के साथ। तो हम अभी चलते हैं सरताज साहब के साथ, जो कि रिसेंटली पीएचडी यानी कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम जापान से, और चाइना का भी एक्सपीरियंस है, तो वो आप लोगों को उसके हवाले से बताएंगे। थैंक यू जी सरताज साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, आपने हमें इनवाइट किया। तो बेसिकली जैसे इकराम ने बताया, हम चारों ने जो है ना जो अर्ली एजुकेशन है वो स्कर्दू से ही हासिल की है। तो पब्लिक एंड कॉलेज में हम क्लास फेलो थे सारे। फिर उसके बाद बैचलर्स मैंने जीसी फैसलाबाद से की। फिर मास्टर्स के लिए मैं चाइना गया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अभी मैंने रिसेंटली मेरा अपना फाइनल डिफेंस किया पीएचडी का जापान में यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन में, और मैक्स स्कॉलरशिप पे अभी ऑलमोस्ट सितंबर में मतलब फाइनल ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। तो बस इतनी सी जर्नी है, तो फिर बाकी आगे डिस्कस करते हैं बाद में। जी थैंक यू वेरी मच। और हम अभी चलते हैं जुल्फिकार साहब के पास, जो ताइवान से कर रहे हैं पीएचडी। वो आप लोगों को सुनाएंगे अपनी कहानी या अपनी जो जर्नी है वो। जी जुल्फिकार साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाम इंट्रोडक्शन तो मेरा तकरीबन इकराम और सरताज ने कर दिया है, फिर अब्दुल्ला ने भी बता दिया। हम सारे एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू के हम कोलीग से। तो अभी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सिटोरियों में लोगों में तो मेरा भी यही है। वैसे तो मैंने पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू से किया है अपने दोस्तों के साथ। फिर बैचलर स्टडी मैंने मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में। फिर कुछ टाइम के लिए जॉब किया। फिर उसके बाद यहाँ ताइवान का मौका मिला तो मास्टर भी यहाँ से किया। अभी पीएचडी भी ताइवान नेशनल कोशांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट। बस इतना सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शुक्रिया। तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैंने सेम है, हम सारे एक ही कॉलेज के फेलो हैं, यानी 2nd ईयर तक। फिर आगे पीछे बिखर गए।
तो मैंने बैचलर पाकिस्तान से की है, मास्टर्स कोरिया से की है और पीएचडी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कर। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जो एक स्टूडेंट होता है वो यानी बैचलर करने के बाद मोस्टली हम देखते हैं कि इस तरह के यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोगों की लाइफ एक तरह से यानी वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हम उनको यानी ये जो वेस है जो बाहर आने के या जो स्कॉलरशिप के थ्रू, ये सारे स्कॉलर्स है जो स्कॉलरशिप लेके आ रहे हैं, तो इनसे बेनिफिट जानते हैं कि बंदा कहाँ से स्टार्ट लें और किस तरह के बेनिफिट्स हैं और क्यों आना चाहिए। ये हम 1 by 1 फिर रोटेशन स्टार्ट करते हैं इकरामुल्लाह से। तो हमें क्यों आना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में क्या फ़ायदे हैं। जी इकराम। अच्छा, ये बहुत ही अब्दुल्ला ने स्टार्टिंग में बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन से किया है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि हम एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे एक एकेडमिया और इंडस्ट्री का बहुत बहुत दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हम एक इम्पोर्टेड कंट्री में रहते हैं, तो हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है एज सच, और एज सच अपनी कोई ब्रांड या कोई वो नहीं है, वैल्यूज नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप ऐसी कंट्रीज में जाएं जहां आपकी वर्थ हो या आपकी जो स्किल्स को अप्रिशिएट करें। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ स्पेशली इंजीनियर्स या ऐसे लोग जो जिसके पास अच्छी स्किल्स हैं, बेशक एजुकेशन लो भी हो, तो अभी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, तो आप किसी भी कंट्री में जाएं वहाँ अच्छी लाइफ, क्योंकि जिंदगी तो आपको एक बार मिलती है मेरे ख्याल में, तो जरूरी नहीं है जहाँ आप पैदा हो आप वहीं पे ही इंसान मरे। तो वहां जाएं, लोगों के कल्चर सीखें, देखें कि दुनिया कहाँ पे है और हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे है, हम कहाँ किन लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, ये दुनिया यहाँ पे इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, किस तरह इनके प्रोग्रेस, इनके अचीवमेंट्स की क्या वो है वर्थ हैं। तो इनके पास जाएं, इनसे सीखें, इनके साथ रहें। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि लाइफ में एक दफा कम से कम एक डिग्री कम से कम पाकिस्तान से लाजमी बाहर करनी चाहिए, और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज अच्छी पे आपको देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और कोई वो नहीं है अपने उस पे कोई किसी को बड़ा या नीचे नहीं है, सब पे एक रूल ऑफ लॉ के अंडर सारे बराबर हैं, कोई आपको गरीब या अमीर का कोई फर्क इतना महसूस नहीं होगा। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि जी इकराम, आई थिंक सम इश्यूज। चलें सरताज साहब, हम आपकी तरफ आते हैं कि किसी भी बंदे को कहाँ से स्टार्ट लेनी चाहिए कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेट सपोज किसी भी कंट्री में, तो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ से किस लेवल से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे और कहाँ से स्टार्ट करे। नहीं, बेसिकली अगर जापान की बात करें तो एम्बेसी रिकमेंडेशन बेस पे जो है वो आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अगर इन केस अगर किसी का हो ये कि मतलब 95% प्लस मार्क्स हो उसके पास एफएससी में फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो वो बैचलर्स के लिए ही डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। फिर रही बात मास्टर्स के लिए, तो मैंने मास्टर चाइना से की है। तो चाइना जापान में ऑलमोस्ट ये है कि आप जब 7th सेमेस्टर में हो बैचलर्स के, तब आप स्टार्ट करें, प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट करें, फिर सारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर लें। तो ये होगा कि आपका साल ज़ाया नहीं होगा। अगर इनकेस आप डायरेक्टली कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो फिर ये होता है कि 7वें सेमेस्टर में आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दें। जो ही आप ग्रेजुएट हो गए उसी फॉल में जो है ना, मतलब जून जुलाई में पाकिस्तान से आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो सितंबर में आप जापान जाना चाहते हो, अगर इनकेस आपका एडमिशन हो जाता है, तो चाइना जाना चाहते हो आप इजीली जा सकता है। जो स्टार्ट लेने का वो ये है कि मतलब बंदा माइंड में बना के रहे 5वें 6ठे सेमेस्टर से, अगर भी मास्टर्स के लिए तो फिर 5वें 6ठे सेमेस्टर से वो माइंड बना ले कि भाई मैंने बाहर जाना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो फिर वो डिफरेंट चीज़ें सर्च करता रहे अपने हिसाब से। जब वो 7वें सेमेस्टर में पहुंचता है उसको प्रॉपर अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि उसका जो गैप होता है ना
मैं होने के बाद अप्लाई करूंगा, नहीं, आप पहले ही जो है ना, एक सेमेस्टर पहले, जब ये है कि मतलब आप जब 7वें सेमेस्टर में पहुंच जाते हो तो आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए कि प्रोफेसर्स को अप्रोच करो, फिर जो सारे प्रोसीजर उनको समझो। जब 8वें सेमेस्टर में पहुंचोगे तो आप अप्लाई कर दो, तो फिर जो ही आप अपना 8वां सेमेस्टर खत्म करोगे तो फिर आप मास्टर्स के लिए, या अगर इन केस एमएस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जब आप सेकंड लास्ट सेमेस्टर में पहुंच कर लें तो स्कॉलरशिप के लिए ये है कि मतलब आपका साल ज़ाया नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान में रह के साल ज़ाया नहीं करना चाहते हैं तो ये टाइम बेस्ट रहेगा, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इसी तरह ही किया था, तो फिर मेरा बीच में साल ज़ाया नहीं हुआ। तो इसलिए बस बैचलर्स के बाद मास्टर्स, फिर मास्टर के बाद पीएचडी, तो अब यही सीन है जो मुझे लगता है, बस यही बेस्ट टाइमिंग है। अच्छा, एग्जैक्टली, या हाँ, अभी प्रिपरेशन बंदे को यानी पहले से माइंड बना के रखना चाहिए कि लेट्स सपोज 6 सेमेस्टर हो गया या 5th 6th 7th, बंदा सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते रहें तो वो उसका टाइम ज़ाया नहीं होता। और हम जुल्फ़िकार साहब से पूछते हैं कि किस तरह हम ताइवान आ सकते हैं। कोई बंदा है, ठीक है, जो अंडर ग्रेड यानी में है, तो वो 6 सेमेस्टर में पहुंचा हुआ है, तो वो कहते हैं कि मैंने ताइवान आना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? सबसे पहले तो ये है, एक तो मास्टर या पीएचडी के लिए आप निकलते हैं तो आपका एक प्रॉपर माइंड सेट होता है कि यार मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, और मैंने कुछ प्रायोरिटी बेस्ड आप कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास चाइना है, कोरिया है, टर्की है, जापान है, ताइवान है। और अगर आप दूसरे कंट्रीज जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज साइड देखते हैं तो आपके पास न्यूजीलैंड का ऑप्शन आता है या ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन आता है, फिर आपका आपके पास मालदीव्स वगैरह यूरोपियन कंट्रीज में आपको आ जाते हैं। फिर अगर आप स्पेसिफिक करें ताइवान को, तो ताइवान में सबसे आई थिंक एडमिशन क्राइटेरिया बहुत इजी है ताइवान का। उसमें ये है, आप 6 सेमेस्टर से आप अपना प्रोफाइल वगैरह बना लें, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट कर लें। उसमें कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको रेडी रखना पड़ते हैं। अव्वल तो आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट का 3 मंथ का, इट शुड बी अराउंड अबाउट आई थिंक 4000 USD और समथिंग, यू कैन यूज बाय योरसेल्फ और फ्रॉम योर रिलेटिव और फ्रॉम योर फ्रेंड एज वेल, तो उसका कोई इशू नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है मास्टर्स के लिए, इतना हेवी स्कॉलरशिप नहीं है। इट शुड बी द hand to mouth scholarship, but you can survive as well। और वर्क अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे स्टूडेंट को मिल जाते हैं मोस्टली, तो डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर के ऊपर भी कि 20 आवर्स आप काम वगैरह कर सकते हैं, जो और जॉब वगैरह अगर करना चाहो तो। ये है 6 सेमेस्टर में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन या सीवी हो गया, स्टडी प्लान हो गया, या आपका अपना ऑटोबायोग्राफी वगैरह हो गया, आप उसको प्रिपेयर कर ले। और आई थिंक आफ्टर 7 सेमेस्टर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच कर ले। प्रोफेसर्स को अप्रोच करने का ये है, आप अपने इंटेंडेड जो रिसर्च एरिया है उसमें प्रोफेसर्स के प्रोफाइल आप देख ले, गूगल स्कॉलर पे आपको मिल जाएगा, या गूगल सिंपल गूगल कर ले आपको मिल जाएगा। फिर उसी प्रोफेसर का अगर कोई रिसेंट जो वर्क है जो उसने पब्लिश वगैरह किया हुआ, तो ये मोस्टली प्रोफेसर इस चीज़ को प्रिपेयर करते कि आप इसका जो ऑलरेडी जो रिसेंट रिसर्च वगैरह चल रहे हो उसी के रिलेटेड अगर बंदे आए तो वो प्रिपेयर करते कि लेने के लिए, स्टूडेंट लेने के लिए। तो आप प्रोफेसर को ईमेल करो। और यहाँ पे आई थिंक एज कम्पेयर टू चाइना वगैरह या कोरिया के हिसाब से यहाँ पे प्रोफेसर कोई एक्सेप्टेंस लेटर लिख के या स्टेम लगा के नहीं देते। प्रोफेसर जस्ट एग्री करते कि ओके आई हैव सम स्पेस इन माय लाइफ एंड वी हैव सम मीटिंग और समथिंग। समटाइम प्रोफेसर मीटिंग भी नहीं करते, आपको एग्री कर लेते। तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस आप प्रोफेसर का नाम अपने एप्लीकेशन में मेंशन कर ले। फॉर एग्जांपल स्टडी प्लान में आप मेंशन कर ले, या आप अपना कोई रिसर्च प्रपोजल कोई किसी ने मांगा तो उसमें आप इस प्रोफेसर का नाम मेंशन करें, तो आपका जो प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस है तो वो बहुत क्विक होता है। और वो प्रोफेसर उसी स्टूडेंट को ले लेते हैं जिसके साथ उसने एक जुबान दिया हो कि यार मेरे पास आप आएंगे। ये एक शॉर्ट प्रोसीजर है ताइवान। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी ब्रीफली बता दिया कि स्टार्टिंग टू एंड तक, लेकिन मोस्टली हर जगह पे यही रोटेशन चलती है कि प्रोफेसर से अप्रोच करें, फिर अप्लाई करें, फिर प्रोफेसर एग्री होता है, देन आप आगे प्रोसेस वो उसके साथ अब प्रोसीड होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और सेकेंडली ये है कि आपने अभी जो बताया कि यानी 5th 6th सेमेस्टर से अपनी सारी चीज़ें, ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह की बात है, लेकिन
लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं तो अपनी विद द टाइम अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते रहें, फिर 7-8 सेमेस्टर में हर जगह पे अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। लेट सपोज मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप अगर बैचलर कर चुके हैं या कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए कोई एशियन किसी भी कंट्रीज में भी अप्लाई करें, देन पीएचडी के लिए यानी दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं। अदरवाइज जापान भी बेस्ट कंट्री है, ताइवान भी बेस्ट कंट्री है, एंड इटली यूरोप बेस्ट कंट्री है। इसके अलावा यूएसए वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप पोस्ट डॉक यानी फर्दर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। और मोस्टली लोग इसी तरह ही करते हैं कि स्टेप वाइज हर जगह से, यानी पहले मास्टर्स के लिए फिर डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, और पीएचडी के लिए लेट सपोज सरताज साहब है वो मास्टर्स चाइना से किया और पीएचडी के लिए जापान चले गए, तो इस तरह अच्छा रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम इकरामुल्लाह से फिर पूछते हैं कि सेम क्वेश्चन कि हमें कहाँ से स्टार्ट लेनी चाहिए। जैसे न्यू कोई बंदा है तो उसको पता नहीं है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, वो जब बैचलर कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट कर लेनी है और किस टाइम से स्टार्ट करनी चाहिए। सही। तो मेरे ख्याल से अगर पॉसिबल हुआ तो आपको स्टार्ट ही क्योंकि हमारे यहाँ पे आफ्टर एफएससी या ए लेवल ओ लेवल इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तो कहता हूँ आप बैचलर से ही स्टार्ट कर लें किसी भी आउटडोर या किसी भी दूसरे कंट्री में। लेकिन अगर पॉसिबल ना हुआ तो आप ये कर सकते हैं एटलीस्ट बैचलर्स पाकिस्तान से करें और मास्टर्स के लिए भी किसी कंट्रीज वो करें, अवेल करें कहीं भी। तो उसके लिए सबसे मैं आपको इटली का तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्री एजुकेशन पढ़ें किसी भी यूरोपियन कंट्री में और विदाउट कोई पैसे या विदाउट कुछ आपसे लिए और कुछ आपको स्कॉलरशिप भी मिले, तो इटली बेस्ट कंट्री है। क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फी और बाकी अदर कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप वो करते हैं इंग्लिश कोई कंट्री चूज करते हैं तो वो तो बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ तो प्रियोरिटीज में रखो। लेकिन उधर आपको डिफरेंट अदर इश्यूज भी आएंगे, लाइक क्या बोलते हैं, एक फी होंगे, कोई बैंक डिपॉजिट होंगे या कुछ भी होंगे। लेकिन यहाँ पे सच कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इस माइंड से करके आते हैं कि फ्री एजुकेशन हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिले और लॉन्ग टर्म आपने यहाँ पे रहने के लिए वो, तो इटली बेस्ट है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है। अच्छा, थैंक यू जी। ये है कि जितना आप एडवांस साइड पे जाएंगे उतना उसकी क्राइटेरिया वगैरह बढ़ जाएंगे। तो लेट्स सपोज आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाते हैं तो उसकी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसमें फ़ायदे ये हैं कि आप लैंग्वेज बैरियर वगैरह ये चीज़ें बहुत कम हो जाती है यहाँ पे आप। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा बहुत आ जाते हैं, एज माई एक्सपीरियंस। तो लेकिन स्टार्टिंग ये ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी कंट्री इन यूरोप योर लैंग्वेज बैरियर होंगे। जी, वो लैंग्वेज बैरियर आ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप स्टार्टिंग तो कहीं से भी ले लें, लेकिन विद द टाइम आप उसको अपडेट करें, यानी ट्राई करें कि इंग्लिश कंट्री में किसी भी यानी पीएचडी में हो या पोस्ट डॉक के लिए हो या आगे जॉब के लिए हो तो मूव करने की, ताकि आपकी जो आगे जो लाइफ है वो इजी से गुजर जाए। अदरवाइज काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और चलिए मैं एक क्विकली छोटा सा वो एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें थोड़ा सा वो है मेरा पीपीटी टाइप है जो मैंने मेरे अप्लाई करते वक्त मैंने एक छोटा सा वो प्रेजेंटेशन टाइप दिया था, क्विकली इन 3 to 5 मिनट। नजर आ रहे हैं आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? यप जी, ये मेरा एक इंटरव्यू का वो था। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्विकली वो था इंट्रोडक्शन दिए, मैंने इंटरव्यू दिया था।
तो सारी चीज़ें मैंने आप इसको जरा जो है ना वो दूसरा स्क्रीन पे कर रही है, आप स्लाइड शो जो है ना वो शो हो रहा है, फुल स्क्रीन करते हैं sorry, ताकि sorry. वो अच्छे से नजर आते। I think this is better. Yeah. right? ठीक है, तो इस तरह क्लास में जो कब पोस्ट पर क्लिक करें तो एक्सपेंड हो जाएगा। सॉरी, ठीक है तो सही। इस तरह मैंने अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया था, तो आप अपना भी कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, अदर वर्किंग एक्सपीरियंस, फिर इसके बाद के स्कॉलरशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद स्किल एंड लैंग्वेज। इस तरह एक प्रॉपर फ्लो में आप करेंगे, देन चांसेस विल बी हाई, तो ज़्यादा चांसेस होंगे। ये मैंने सारे अपने यानी वेब पेज हर चीज़ बनाए हुए। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं वो किसी भी साइट पे या वेब पेज पे बना के, आजकल डिजिटल दौर है तो हर जगह डिजिटल फॉर्मेट में ईच एंड एवरीथिंग होता है, तो आप वहाँ पे पोस्ट करके रखें या अपनी जो प्रोफाइल वगैरह है वहाँ पे बना के रखें, जस्ट वो इजीली शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी इंटरव्यू के वक्त किसी भी टाइम पे इंटरव्यू हो सकता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आप इस तरह के एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाएं, तो आप सारे प्रेजेंट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इसी तरह जाके बात करने से। तो थैंक यू, ये था एक छोटी सी। ये पीएचडी के लिए, ये लाइक मास्टर और बैचलर्स के लिए? जी, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करते वक्त मेरा हो गया था, फिर मैंने कहा था कि मैं प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करूँगा इंटरव्यू में, तो मैंने ये पीएचडी के लिए अप्लाई करते वक्त मैंने अप्लाई किया था, प्रेजेंट किया था। आई थिंक आजकल जो प्रोफेसर हैं वो मास्टर्स के लिए भी इसी तरह ही कोई इंटरव्यू जब होता है तो फिर वो कहते हैं कि 2-3 मिनट की जो प्रेजेंटेशन, कोई पीपीटी बना लो, फिर प्रेजेंट करो कि क्या क्या है स्किल्स वगैरह। जी, वो मास्टर्स के लिए भी करते हैं आजकल। तो मतलब चाइना इंक्लूडिंग एशिया, लाइक चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सबको हर कोई आजकल जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं हर जगह जो है ना, तो बस हर कोई इस तरह के जो है ना वो कहता है कि इस तरह करो, ये करो, वो करो। तो कहने का मतलब सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड में रहेंगे तो आप 1 बाय 1 इजीली इसको कर सकते हैं फ्लो के साथ ना, कोई भी चीज़ अब आपकी मिस नहीं होगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, देन चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग हंटिंग कैसे करें तो थोड़ा सा हम इसके तरफ आते हैं, फिर हम 5 to 10 मिनट में वाइंड अप करते हैं। तो हंटिंग कैसे करें, प्रोफेसर हंटिंग कैसे हो सकते हैं, ये आप जुल्फ़िकार साहब बताएंगे कि हंटिंग कहाँ से होगी। लोग कहते हैं कि हमें प्रोफेसर का ईमेल भेज दें या लिस्ट भेज दें, नॉर्मली लोग कहते हैं। एक्चुअली जो जितने भी जो सीकर्स होते हैं ना, असल में प्यासा कुएं के पास कहा हुआ है, कोई बने बनाए हुए किसी को भी आई थिंक प्रोवाइड नहीं करता है। तो प्रोफेसर हंटिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपना जो प्रोफाइल में, जैसे मैं काम कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी पावर सिस्टम में, तो मैं जब प्रोफेसर ढूंढता हूँ तो इसी तरह ही प्रोफेसर को सर्च करता हूँ कि गूगल पे मैं अपना कीवर्ड्स लिखता हूँ, और उसके रिसेंट जितने भी जो वर्ल्ड वाइड आपको जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना हो, या आप स्पेसिफिक ताइवान करते तो आप अपना कीवर्ड दे दो और ताइवान आप कीवर्ड में दे दें, तो वो आपको लिस्ट ऑफ प्रोफेसर आपको प्रोवाइड कर लेते हैं गूगल पे। और उसी प्रोफेसर को आप एक प्रोफेशनल वे में, और ईमेल बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत ही शॉर्ट ईमेल, और अपना आपके पास अगर पब्लिकेशन वगैरह है तो आप 1-2 जो टाइटल्स है आप उसको मेंशन कर लें। तो प्रोफेसर्स के अगर रिसेंट पब्लिकेशन होंगे तो इनको आप अपने अगर क्रिएट कर तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोफेसर भी यही चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे मिले जो मैं ऑलरेडी जो कोई प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ तो उसी प्रोजेक्ट के कहीं ना कहीं से उसका इंटरेस्ट मैच हो रहा हो, तो इसमें आपका चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते प्रोफेसर रिस्पॉन्स पे देते हैं। फिर आपसे शायद इंटरव्यू वगैरह भी वो कंडक्ट कर लेगा और आपसे पूछेगा कि हाउ योर वर्क इज इंटीग्रेटेड विद माय रिसर्च और समथिंग, एंड आप क्या न्यू करोगे, मेरे लिए आओगे, तो फिर उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफेसर हंटिंग का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैंने खुद भी यही यूज किया है यहाँ आते हुए, क्योंकि सर्च के प्रोफाइल मिलते थे, कोई रिप्लाई नहीं आता था, कभी 100 मैसेज 50-60 भी ईमेल करते थे, रिस्पॉन्स नहीं आते थे।
तो फिर जो जितने भी जो सीनियर्स थे उनसे ही कुछ सीखा था, तो उसी को फॉलो करते हुए आए थे। फिर अब आप अपने रिसर्च को मल्टी डायमेंशन में आप डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेस मिल जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से इश्यूज को सोचने लगते हैं। तो ये सब बेस्ट ऑप्शन है। गूगल स्कॉलर इज द बेस्ट वन टू फाइंड प्रोफेसर, आई थिंक। ठीक जी सरताज साहब, इसी में मैं तो इस प्रोफेसर के अलावा भी दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं जापान में, जिस मैक्स स्कॉलरशिप है। आई थिंक दैट इज अनदर स्कॉलरशिप, राइट, कि प्रोफेसर रिक्वायर्ड नहीं होती उनके लिए, या होती है? मैक्स जो स्कॉलरशिप है वो जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और उसके लिए प्रोफेसर का कंसेंट होना कंपलसरी है। जब तक आप का प्रोफेसर आपको रिकमेंड नहीं करेगा स्कूल के लिए, तब तक यूनिवर्सिटी आपकी जो है ना एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करती। हाँ, ये है मैक्स के दो टाइप्स हैं, एक एम्बेसी रिकमेंडेशन है, एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है। एम्बेसी रिकमेंडेशन में पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 10 से 12 सीटें हैं, उसमें 4-5 पीएचडी के लिए है, मतलब आई थिंक हाफ पीएचडी हाफ मास्टर्स, या मास्टर्स के लिए बहुत कम है, पीएचडी के लिए थोड़े ज्यादा, इस तरह का कोई सीन है। उसमें ये होता है कि पाकिस्तान के हालात का आपको पता है, अगर कोई किसी का सीजीपीए भी अच्छा हो, मैक्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो है ना वो सीजीपीए का है। आपका सीजीपीए जो है ना उनके स्केल के हिसाब से 2.3 में से जो है ना 2.3 बनना चाहिए, इस तरह का कोई स्केल है। तो मेन जो चीज होता है वो सीजीपीए का बहुत ज्यादा मैटर होता है मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। और फिर एम्बेसी रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान में अगर एम्बेसी में आपको कोई जाने वाला है तो चलो आप कुछ कर सकते हो पाकिस्तान के हिसाब से। उसके अलावा एम्बेसी में बहुत मुश्किल होता है, इन केस अगर आपका 4/4 हो सीजीपीए तब आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे टेस्ट होता है, जो पाकिस्तान में जो है ना एम्बेसी बेस्ड रिकमेंडेशन है उसमें बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू होता है, फिर जाके सिलेक्शन होती है जो पाकिस्तान से जो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू आता है। बाकी जो प्रोफेसर रिकमेंडेशन के थ्रू आता है, हर यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू कोई ये होता है कि मतलब 10-12 एक मतलब स्पेसिफिक ये नहीं है कि स्पेसिफिक कोई सीट हो इस तरह का, मतलब हर यूनिवर्सिटी में सेम हो, ऐसा नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 2 या 3 सीट्स होती हैं कि मतलब इन्होंने मैक्स के स्टूडेंट्स लेने होते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, उनमें 2 पीएचडी और 1 मास्टर, इस तरह का सीन होता है। तो आप प्रोफेसर्स को रीच आउट करोगे तो प्रोफेसर आपको रिकमेंड करेगा आगे यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी के पास फिर एंड पे जब वो मैक्स को रिकमेंड करेगी, उस वक्त जो मेन चीज है वो आपकी जो है ना वो सीजीपीए मैटर करती है। फिर वो देखेंगे कि मतलब जितने एप्लीकेंट्स आए हैं जिनकी ज्यादा सीजीपीए है उनको कंसिडर करेगी, और जिनके कम सीजीपीए उनको सॉरी कह देंगे कि भाई हम आपको मैक्स के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और ये जो है ना मैक्स के लिए स्पेसिफिक नंबर जितने यूनिवर्सिटी के सीटें हैं उतने ही फॉरवर्ड करते हैं। समझो कि अगर यूनिवर्सिटी ने आपको आगे मैक्स के लिए फॉरवर्ड कर दिया तो फिर आपका 100% है कि मतलब स्कॉलरशिप हो जाता है। आप कहते हैं कि 99.9% आपका जो है ना कंफर्मेशन हो जाता है। तो उसके लिए कंपलसरी है प्रोफेसर से कंसेंट लेना कि मैंने आपके अंडर लाइक आपके सुपरविजन में मैंने मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है। तो उसके अलावा ये है कि हाँ, चाइना में जिस तरह फॉर्मल वो होता है कि एक एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, उस तरह का कोई सीन नहीं है। बस प्रोफेसर ने आपको कंसेंट दे दिया तो आपने सारे एप्लीकेशन जो है ना फिल करके वो प्रोफेसर को भेजने हैं। कोई ऑनलाइन सिस्टम भी इसका कोई सीन नहीं है जिस तरह चाइना में सीएससी वगैरह के लिए है। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके भी आपने कोई अप्लाई करने वाला, हाँ 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इस तरह का है, बाकी जो है ना आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करो, वो आपको सारा डिटेल बता देगा क्या क्या करना है, कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं। तो फिर इसी तरह ही है, तो फिर प्रोफेसर ढूंढना बहुत लाजमी है इसके लिए भी। अच्छा, प्रोफेसर ढूंढना जी। इकरामुल्लाह साहब, अच्छा आई थिंक इटली में भी सेम प्रोसीजर होगा कि प्रोफेसर ढूंढ के फिर आगे स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना होते हैं? अच्छा, इटली में मैं आपको मास्टर्स और बैचलर्स में आपको बेटर बता सकता हूँ क्योंकि मैं गो थ्रू हो पढ़ा हूँ इन से ना। तो बाकी पीएचडी का मुझे आइडिया है लेकिन मुझे इतना डिटेल्स में नहीं है। लेकिन मैं आपको मास्टर्स का या ये बता देता हूँ कि मास्टर्स का सिंपल इटली में ये है कि अगर किसी ने आना है तो इटली में 3 एडमिशन ओपन होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। एक जनवरी और फेब में, एक मई और जून में, एक अगस्त और सितंबर में एडमिशन ओपन होते हैं। आपने किसी, और ये हर यूनिवर्सिटी में 3 अटेम्प्ट्स ओपन होंगे, तो आपने किसी एक में अपने एडमिशन सिक्योर करना होते हैं तो वो एक एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन लेटर दे देता है, प्री एडमिशन लेटर।
तो वो आप एक यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, वो आप 10 यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से ले लिया। तो उसके बाद आपने अपने मर्जी का कोई 3 यूनिवर्सिटी चूज करना होता है कि हाँ ये मेरी पहली प्रेफरेंस है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो वो यहाँ पे इनका एक पोर्टल होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम, तो उसमें आपने रजिस्टर करना होता है कि ये मेरी 3 यूनिवर्सिटीज हैं और ये मेरी चॉइस है। तो जब वो रजिस्टर करता है तो वो आपका जो एप्लीकेशन होता है ना, आपके रिलेटिव एम्बेसी में फॉरवर्ड करना होता है। तो उससे अलावा आपका कोई प्रोफेसर या उससे कोई ऐसा जरूरत नहीं है इन बैचलर्स और मास्टर्स में। तो जब आपको वो मिल जाती है तो आप यहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टार्ट करना होता है पाकिस्तान में कि एम्बेसी से वो लेना, क्योंकि एम्बेसी में यहाँ पे कोई 6-7 महीने टाइम लगता है तो उसको प्रोसेस करते करते। तो आपने जितना जल्दी आप एडमिशन सिक्योर करोगे तो जितना जल्दी आपको वो मिलेंगे, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलेंगे। और क्योंकि अगर आप अगस्त वाले उसमें जाएंगे तो आपको जाके अगले साल वो मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो क्योंकि मार्च के बाद जितने भी एडमिशन हैं वो आपको कैंसिल कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटीज की तरफ से। तो आपने कोशिश करना है जल्दी जल्दी यहाँ पे एडमिशन लेटर निकालें और उसको उनके पोर्टल में सबमिट कराएं और यहाँ पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कराएं। और इन मीनवाइल आपको एक अलग से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप यहाँ की ये होती है कि हर रीजन की या हर प्रोविंस की अपनी अपनी होती है, वो आपने अलग से अप्लाई करना होता है। उसका आपके यूनिवर्सिटी या आपके पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो आपने एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के, पाकिस्तान से इनकम डॉक्यूमेंट बना के वो अलग से सबमिट करना होता है। तो एडमिशन अलग होते हैं, स्कॉलरशिप अलग से लेना होता है। तो कभी कभार ये भी हो सकता है आपको एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप ना मिले, तो ये भी पॉसिबल होते हैं। तो आपने दोनों को इकट्ठे लेके जाना होता है। तो उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का तो आपको ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का सेम है, ट्रांसलेशन वगैरह इस सच। तो वो सर जब आपका सारा हो गया तो कॉन्सुलेट है तो इंटरव्यूज वगैरह नहीं होता। लेकिन अगर इस्लामाबाद एम्बेसी में आपने सबमिट करवाया, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपीके वाले ने एम्बेसी में जमा करना होता है, तो वो आपको मे बी 3 मंथ 4 मंथ के बाद आपको बुलाएंगे, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो उसके बेस पे आपको डिसाइड करेंगे कि हाँ ये वाकई में पढ़ने के लिए जा रहा है या कुछ ऐसे ही जा। तो उस बेस पर आपका एडमिशन वीजा लगता है, तो आप यहाँ इटली आ जाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मैं एडिशनल एक क्वेश्चन है कि जॉब मार्केट जो है, लेट्स सपोज मास्टर्स करने के बाद या पीएचडी करने के बाद जॉब मार्केट का क्या सीन है यूरोप इटली साइड पे? अच्छा, यूरोप में अगर आपको तो एक तो ये कि अगर आपको लैंग्वेज आती हो, मे बी लाइक बेसिक B1 तक अगर आती हो ना, तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। मतलब ये लोग ग्रेजुएशन होने से पहले आपको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ यूरोप में ना लेबर्स की कमी होती है। लेकिन अगर आपका उसका इश्यू है, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का इश्यू है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको जॉब सिक्योर करने में और आपको यहाँ एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि आपने उन्हीं में रह के काम करना होता है और ये लोग मोस्टली इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन अगर आप कोई इंजीनियरिंग है या IT है या इस तरह के जो फील्ड है ना, इसमें इतना लैंग्वेज मैटर नहीं करता, क्योंकि मोस्टली हो ही जाता है, तो इतना ऐसा इश्यू नहीं है। तो यही है कि आप लैंग्वेज वगैरह करें और वो करके आए, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत बहुत अच्छी है यहाँ। इटली हो गया, यूरोप हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया स्पेशली। अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे भी मोस्टली लोग जो आते हैं HDR स्कॉलरशिप, हायर डिग्री बाय रिसर्च, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप, और बहुत से काफ़ी स्कॉलरशिप है, एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल प्रोग्राम स्कॉलरशिप है। लेकिन मोस्टली जो अप्लाई करते हैं वो HDR स्कॉलरशिप है, उसमें भी सेम है, सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास हो तो वो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो आप पहले एडमिशन सिक्योर कर लेते हो। और स्कॉलरशिप दोनों के लिए एक ही एप्लीकेशन होती है, उसमें आप स्कॉलरशिप के लिए भी और एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हो। अगर आपका स्कॉलरशिप मिला तो आपको एडमिशन भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, अगर नहीं मिला तो वो स्कॉलरशिप भी, एडमिशन भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन है, यानी इसमें रिसर्च सम पेपर चाहिए। मास्टर्स में अगर बैचलर में हो तो वो मास्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है स्कॉलरशिप मिलना, लोग पे करके आते हैं। लेकिन PhD के लिए मिल जाते हैं अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी हो तो। इसके अलावा एशियन स्कॉलरशिप है जो स्पेसिफिक एशियन कंट्रीज़ के लिए है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। तो उनको स्पेसिफिक कोटा दिया है
तो वो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री स्कॉलरशिप है वो सबसे बेस्ट है। आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ। तो आपने काम करना है इंडस्ट्री में और यूनिवर्सिटी आपको एक सुपरवाइज़र देंगे, तो वो उसके अंडर काम करना है, लेकिन उसको जस्ट रिपोर्ट देने। बाकी आपने इंडस्ट्री में काम करना है और उसकी फंडिंग बहुत अच्छी है, अराउंड $5,000 है मंथली। तो दैट इज़ टू मच, यानी $5,000-6,000 है, तो दैट इज़ टू मच। और बाकी सायरो है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोजेक्ट्स है, अपने यानी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी अप्रोच करके ही जाना पड़ता है, यानी ईमेल करके। एक तो ये ईमेल वाला सीन हो गया, दूसरा डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी साल में एक दफ़ा आते हैं और इसका प्रोसीजर काफ़ी यानी 5-6-7 महीने का होता है। तो आप सितंबर या अगस्त सितंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं, देन आपकी प्रोसेस होगी। और यहाँ पे काफ़ी यानी कम्पिटेटिव है, तो इसके लिए आपकी प्रोफाइल वगैरह थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो दैट्स इट। तो इसके अलावा और कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो एनीवन कैन want to give advice or free trip to achieve scholarship, तो आप कर सकते हैं जी। मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना। फ्री टिप्स ये है, आपको जब तक किसी टूल पे आपका कमांड नहीं हो तब तक आप मास्टर और पीएचडी का नहीं सोचना बाहर से। क्योंकि जब आप विदाउट एनी स्किल आप निकल जाते हैं तो फिर आप ऐसे फंस जाते हैं कि आपको यहाँ पे कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला तनहा हूँ। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। घर से निकलने से पहले आप अपने पास कुछ लेके निकले तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे पास जब हम निकले थे तो कुछ भी नहीं थे, और यहाँ पे अच्छा खासा सबक मिला है, हर किस्म का, हर एंगल से मिला है। तो विदाउट एनीथिंग आप पहले ये ना सोचे कि मैं बाहर जाके सीखूंगा, यहाँ सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप सीख के आओगे, उसको एक्सपेंड करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन कोई नई चीज आप कहो कि मेरे पास मुझे इस टूल पे कमांड नहीं है, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आता, या मुझे ये टूल पे काम नहीं आता है, लेकिन मैं बाहर जाके करूंगा, यहाँ आके आपको रुलाएंगे, बने बनाए नहीं मिलेगा। तो कोई ना कोई ऐसा टूल जिस पे आपको थोड़ा बहुत भी, कम से कम 30% 40% अगर आपको काम आते हैं, फिर आप बाहर निकलो, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पास बहुत किस्म के माइंडसेट के लोग लगेंगे, आपको हेल्प भी मिल जाएगा उस स्टेज में, लेकिन आपको जीरो से सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। एग्जैक्टली मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि आप अगर थोड़ा बहुत सीख के आते हैं अपनी फील्ड में, यानी लेट्स सपोज कोई टूल है, कोई प्रोग्रामिंग है, तो वो आपको आता है, देन आपकी उसी हिसाब से यहाँ पे भी पोजीशन होगी, रैंकिंग होगी, वैल्यू होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता स्टार्टिंग में, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, यानी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में भी, और हर कोई बच्चों की तरह आपको सिखाना, यानी उनको भी मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चों की तरह कोई भी नहीं सिखाएगा। तो आप बेसिक चीज़ें सीखें, ऑनलाइन हज़ारों कोर्स है, लाखों की तादाद में कोर्स है, तो वहाँ से जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, तब बेसिक बन जाएगी। देन आप इजीली यहाँ पे इजीली आगे जा सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैच से सीखना काफ़ी मुश्किल होगा। कर तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी अड़गड़े खाने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं, फिर उठा बैठा, फिर स्पेशली आप अगर ऐसे कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे आपका लैंग्वेज बैरियर हो, उस जगह पे बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। इवन समटाइम प्रोफेसर को खुद समझ नहीं आता कि क्या बोल रही है, किस एंगल पे चल रहा है, बहुत इश्यूज होते हैं। तो उस जगह पे आपको कोई सीखने के लिए आपको उसको कम्युनिकेट करना भी मुश्किल होता है कि यार मुझे ये चीज़ कोई मुश्किल हो रहा है, या कोई ऐसा इशू है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। इसके लिए तो अपने आप को रेडी रखना पड़ता है। बाकी हाँ, सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
उसमें कोई इशू नहीं है। आप टाइम दोगे तो आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें मैं अगर एक पॉइंट ऐड करूं तो मैंने जहाँ जितना देखा है यहाँ पे अपने कॉलीग्स और खुद भी ना, तो अगर आपने बैचलर्स पाकिस्तान से किया है ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 साल वहां पे जॉब करके आए। क्योंकि ना जब यहाँ पे आते हैं ना, तो आज तक हम जितने जॉब मार्केट हमने देखे या मेरे दोस्त हैं, आज तक उन्होंने ये तक नहीं मांगा कि अपनी डिग्री भेजो, यूनिवर्सिटी की डिग्री या वो भेजो। ये पूछता है कि आपने पिछले कितने साल काम किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त ने मतलब इटली में काम किया ना, उन्होंने आज तक ये भी नहीं पूछा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपने कौन से उस पे काम किया। बस ये है कि उन्होंने ये देखा आपने 3 साल इंडस्ट्री में काम किया, और अगर ये हम काम कर रहे हैं तो उनका एक लंबा एक टाइम आपको ट्रेनिंग करने में जो एक नए एम्प्लॉय को टाइम जाया होगा वो स्किप हो जाएगा, वो आपको उन सब से ना प्रेफरेंस देंगे। दूसरी बात तो ये है कि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, सपोज इलेक्ट्रिकल का है तो मे बी आजकल रेन्यूएबल का ज्यादा चल रहा है, तो मेटलैब हो गया, पीवीसिस्ट हो गया या ऑटोकैड हो गया, तो वो ना अप टू डेट सॉफ्टवेयर आपको साथ साथ आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने 10 साल पिछला एक वो करके आया, इंजीनियरिंग करके आया, अब वो खत्म हो गया, अब वो हाथ से वाला या वो वाला खत्म हो गया, अब सारी इंजीनियरिंग या सारी चीज टेक्नोलॉजी पे। तो एक तो मैं आपको ये कहता हूँ कि लाजमी अगर क्या आप मास्टर्स में यहीं पे आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मास्टर्स में आना है ना तो एटलीस्ट कुछ साल लगा के आए, क्यों, और उस इंडस्ट्री में काम करें जिसमें आपने फ्यूचर में यहाँ आके काम करना है। एक बंदा है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसने यहाँ चाहते हैं कि रिन्यूएबल में काम करें, तो पाकिस्तान में भले से छोटी कंपनी हो, वहां पे 2 से 3 साल अपना वो लगा के आए और फिर यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले लें, और उसके बाद आपकी डिग्री होने से पहले वो आपको ले लेंगे। क्योंकि हमने ऐसे लोग देखे जिनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान से, वो 2-3 साल वो और जॉब कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। तो ये है एक ये चीज, और दूसरा एक जो अप टू डेट सॉफ्टवेयर हैं वो लाजमी उस पे थोड़ा गो थ्रू करके आए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज से एग्री करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ये प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जहाँ पे भी हो, यानी प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे ज़्यादा वो करते हैं ना कि थ्योरेटिकल पे, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर हम थ्योरी करके पास करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल जो सारी चीज़ें होती है वो जो मतलब प्रैक्टिकल आउटपुट भी देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, और आपको सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सब कुछ होना चाहिए। तो या दैट इज गुड पॉइंट। और जी ताज साहब आप भी थोड़ा सा ऐड कर लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। बात ये है, हाँ, हम जो है ना, जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपने स्टीम जो डिग्रीज है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। सारे मोस्टली हम कंप्यूटर साइंस या लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो उसके रिलेटेड है ना। तो जो दूसरे हैं सोशल साइंस के जैसे डिफरेंट, जिसमें थ्योरेटिकल काम भी होता है जैसे फिजिक्स वगैरह हैं, हालांकि यहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह तो वो भी यूज़ करते हैं, पर जैसे दूसरे जो हम कहते हैं कि सोशल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जिस तरह है कि कोई इंग्लिश का बंदा इधर फिर वो SPSS की तरफ या ऑटोकैड सीखना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो हमारे जो इंजीनियरिंग रिलेटेड है उसके लिए है। तो बाकी ये फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। अब जैसे हम चारों का आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एंड पे जाके फिर कंप्यूटर साइंस में मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस भी फिर उसी तरह मिल जाता है जैसे। हाँ, तो फिर वो हमारे जो स्टीम डिग्रीज है ना तो उसके लिए स्पेसिफिकली है ये। तो बाकी सोशल साइंस वाले अपने हिसाब से जो तैयारियां करते हैं वो कर लें, तो वो एक बेस्ट है। बाकी जैसा जुल्फिकार और इकराम ने कहा बिल्कुल सही बात है, अप टू डेट ना हो तो फिर बंदा थोड़ा मुश्किल का शिकार हो जाता है। और जापान में जॉब मार्केट बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। इवन अब इशू यहाँ पे है ना, जैसे इकराम ने बताया, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इटली में अगर आपको लैंग्वेज ना आती हो, अगर IT के रिलेटेड कोई इस तरह का काम हो तो फिर, या AI मशीन लर्निंग के रिलेटेड काम हो, तो बंदा जो है ना वो कुछ कर सकता है। पर जापान में ये है कि अगर आपके पास अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर ठीक है। अगर आपने फ्रेशली अगर इंटर होना है किसी भी IT इंडस्ट्री में तो आपको लैंग्वेज कंपलसरी है, क्योंकि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। और जॉब लेना यहाँ पे
डिग्री यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर आपने जो है ना बीएस जैसे कहते हैं कि मतलब सोशियोलॉजी में किया है यहाँ पे किसी ने, या मास्टर सोशियोलॉजी में किया है, अगर वो आईटी में जाना चाहता है ना तो कंपनी आपको हायर कर लेगी। आपको सिर्फ जो वेब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक सिंपल मैथमेटिक्स वगैरह का, वो क्लियर करना पड़ेगा, पर वो जापानीज में होगा। अब वो जब आप क्लियर करते हो ना तो फिर कंपनी आपको हर एक चीज जीरो से सिखाएगी। जापान में ये सीन है, जब आप फ्रेश ग्रेजुएट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हायर होते हो किसी कंपनी में तो वो आपको जीरो से सिखाएगी। वो डिग्री नहीं देखते कि आपके पास कौन सी डिग्री है। आप सोशियोलॉजी आप कर रहे हो, आपने यहाँ पे मास्टर सोशियोलॉजी में किया, अगर आप आईटी में जाना चाहते हो ना, आईटी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा नो हाउ होना चाहिए कि हाँ ये है इस तरह करके, पर आपको वो जीरो से सिखाएंगे कि मतलब कि बेसिक अगर प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज सिखानी है तो फिर किस तरह एडिशन करना है। उधर से जाके तकरीबन 6 मंथ इस तरह के करीब, या 6 मंथ to 1 ईयर वो बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। पर उसके लिए जो जो इनके पास ट्रेनिंग के लिए जो होते हैं ट्रेनर्स, वो सिर्फ जापानीज बोलते हैं, तो फिर आपको जापानीज सीखनी कंपलसरी हो जाती है, वो भी हाई लेवल की। जो बिजनेस लेवल होता है यहाँ पे N1 N2 कहते हैं, तो फिर उस लेवल की फिर जाके आपको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब मिलेगा। अगर आप मिड कैरियर जाना चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली वो मांगते हैं कि आपने कितने साल क्या किया है। जो डायरेक्टली पढ़ के आते हैं तो उनके लिए थोड़ा इश्यू होता है, जैसे बीएस के बाद मास्टर कर लिया, मास्टर के बाद पीएचडी कर लिया, तो वो हमारा तो कोई नहीं होता ना, तो हमें एज अ फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए लैंग्वेज सीखना काफी कंपलसरी हो जाता है एक तरह से। लाजिमी नहीं, ये नहीं कि मतलब आप सीख लें तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन हो जाएगा, पर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको कंपलसरी सीखना पड़ेगा एक। तो मैं रेड करना चाहूँ अब्दुल्ला। जी जी जी। अच्छा, अगर ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अभी एफएससी कर चुके हैं या अभी आगे डिग्री करना चाह रहे हैं या किसी बाहर के किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरा एक ही ये है कि अपना ना एक 10 साल एक प्लान बनाए कि आपने आगे पाकिस्तान में रहना है या सिर्फ बाहर से डिग्री करके वापस आना है, और उस प्लान के मुताबिक चलें। ऐसा वो मत करें कि आप बेतुका जहाँ पे वो करें, क्योंकि आप एक ऐसे कंट्री में गए हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर है। आपने एडमिशन तो ले ली, लेकिन वहां गए, फिर आपने विदाउट प्लान आया, फिर वहां पे पूरी लाइफ रहा विदाउट एनी सोशल स्किल्स, विदाउट, वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो मैं उनसे यही है कि जो अभी बैचलर्स जिन्होंने अभी किया है या अभी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो ये करें कि एक प्लान बनाएं कि मैंने बैचलर्स यहाँ से किया है, करना है, और इतने साल मैंने एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर मैंने इस कंट्री में जाना है, वहां पे जाके मैंने जस्ट मास्टर्स करके वापस आना है। अगर मास्टर्स वहीं पे रहना है तो मैंने इस कंट्री को चूज करना है, और यहाँ पे रह के मैंने पीएचडी करना है और इधर ही आगे रहना है। तो ये अगर मैं ये कहता हूँ वो एक पहले से डिसाइड करके आए ना, तो वो बहुत इजी रहता है। तो उस सेंस पे आपको रहेंगे, हाँ मैंने फ्यूचर में उधर रहना है बाद में भी, तो मेरे लिए, और बाद में फैमिली इधर सेटल होना बड़ा इजी है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, कोई जॉब का मसला नहीं होगा। तो उस हिसाब से प्लान करके आए ना, तो मेरे ख्याल में ऐसा इतना इश्यू नहीं है। अब तो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, आपको घंटा 2 घंटा में आप पूरा प्लान बना सकते हैं कि इस कंट्री में ये मसले हैं, इस कंट्री में ये बेनिफिट्स हैं। तो वो एक अगर प्लानिंग करके आए तो ज्यादा बेहतर है। उसी हिसाब से अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले लें, उसी हिसाब से अपना जो अपने स्किल्स लेने हैं वो भी पहले से सोच के आए और एक प्लान लेके आए। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे, यहाँ पे आया, यहाँ पे जब आया और आगे एक बैरियर देखा, एक लैंग्वेज बैरियर देखा, तो वो उसके लिए तैयार ही नहीं था, वो कर गए और किसी और कंट्री मूव हो गया। तो एक पर्टिकुलर एक आपको एक टाइम भी जाया हो गया। वो टाइम अगर आप किसी एक जिस कंट्री में आपने रहना था वहीं पे गुजारते, वहीं से एक्सपीरियंस लेता, तो ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता है। जी एग्जैक्टली। मैं जी 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 इसको मैं इंडोर्स करता हूँ। ये आपकी प्लान होनी चाहिए, जो भी हो, आप जिस स्टेज पे हो, मास्टर्स हो, पीएचडी हो या बैचलर हो, कि आपने अगला 5 या 10 साल के लिए प्लान बनानी होती है कि मैंने क्या करना है आगे। तो ये एक गोल होती है, तो गोल अचीव करने में इजी रहता है कि आपके पास प्रॉपर वो होगा। तो अदरवाइज आप भटकते रहेंगे, फिर 10 साल भी गुजर जाएंगे, यही वही सेम सिचुएशन होंगे, सर्कल में घूम रहे होंगे। तो दैट इज गुड। तो आई थिंक हम इसको फिर और कोई मैसेज देन, ठीक है? इतना बहुत है। बस यही है। अच्छा, चलें। बाकी पाकिस्तान के जो हालात हैं
वो देख लें, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो अगर इसके अलावा अगर हमारे डोमेन में अगर कोई काम करना चाहे या आना चाहे तो एनी टाइम वेलकम, गाइड करेंगे, लेकिन खुद से करके नहीं देंगे। जी जी, आप हाँ, ये चीज किसी होनी को भी चाहिए। यानी ये चीज जो है ना, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे ना। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें सीवी बना के दो, हमारे लिए प्रोफेसर के लिए ईमेल करो और हमें एक्सेप्टेंस लेके दो। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें ले जाओ। उनको ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सारा जो है ना वो आपको खुद करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम इधर आ गए तो हम आपको लेके यहाँ पे आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रोसीजर है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो फिर उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम आपको डायरेक्ट उठा के जहाज में बिठा के इधर ले आए, ऐसा जी पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, बस ये है। जी, ये काफी बहुत और रियल हाँ और हाँ और डायरेक्ट कॉल करना छोड़ दें, पहले अपना एक इंट्रोडक्शन बेसिस कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉल करके 10 मिस कॉल करना छोड़ दें, फिर अपने एक इंट्रोडक्शन भेजें कि ये मेरा वो है, इश्यूज है, अगर आप फ्री हैं तो आप कॉल कर। तो एग्जैक्ट ये first है। और उसके बाद दूसरे बात, हर फॉरेनर अमीर नहीं होता, तो हाँ, ये ये भी माइंड में रखें। अच्छा अच्छा, ठीक। तो हाँ, लोग ज्यादातर कहते हैं कि मुझे भी बाहर लेके जाओ या मुझे भी कहीं पे वो निकाल लो ना, तो वो हर किसी के उसमें नहीं होता। लेकिन हाल तो एक आध जगह पे होता है कि स्पेस होता है लैब में, तो वो किसी को और किसी पब्लिक को पता नहीं होता, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, यार मेरे ऑफिस में या मेरे उसमें लैब में थोड़ा सा स्पेस है, तो तुम क्विकली उसको ईमेल करो। ये हम एक कहते हैं ना पाकिस्तानी तरीका, वो हम कर सकते हैं। बाकी आई थिंक हर किसी ने अपना ही एफर्ट लगाने हैं। और कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की, फ्रॉम इटली से इकरामुल्लाह साहब आपको बेस्ट गाइड करेंगे, फ्रॉम जापान से सरताज साहब, और फ्रॉम ताइवान से जुल्फ़िकार साहब। और मेरा तो मैं भी हर जगह पे, मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, यानी सीवी कैसे बनाना, सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्रोच कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, और आप लोगों ने बहुत से यानी इंसाइट्स दिए हैं। इसके साथ साथ आपने अपना टाइम 1 घंटा यानी टाइम लग गए, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के टाइम का और आप लोगों के इंसाइट्स का। तो थैंक यू।